Hello and welcome my dear friends and my students. I John Rizvi welcome all of you to this YouTube channel जिसका नाम है Study 91। और जैसा कि आपने देखा लास्ट एपिसोड में या लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि स्पोकन लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और जिसको कुछ भी नहीं आता वो कैसे फ्रॉम द वेरी स्क्रैच शुरू करे इंग्लिश बोलना। क्योंकि साथियों क्या होता है कि हम लोग हिंदी के इर्द गिर्द हमेशा से रहे हैं, 20-30 साल हमने बिताए हैं। उसके बाद सडनली हमें पता चलता है कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पता चलता है कि अरे अब कैसे हो पाएगा सडनली, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि 1-2 दिन में, या कई लोग ये दावा करते हैं कि 14 दिनों में सीखें, 1 महीने में सीखें, 2 महीने में, 45 दिनों कोर्स में सिखा देते हैं अंग्रेजी। लेकिन मैं झूठे दावे यहाँ पर नहीं करने आया हूँ, मैं यहाँ पर सच्चाई से आपको रूबरू कराने आया हूँ। पहले वाले लेक्चर में डे 1 में हम लोगों ने देखा कि साइकोलॉजी क्या है, कौन सी ऐसी साइकोलॉजी है जो वर्क करती है बिहाइंड स्पोकन इंग्लिश के। क्योंकि हमने बताया था कि एक बच्चा छोटा रहता है कैसे बोलना सीखता है, उसको हिंदी कैसे आती है। अगर वो बाहर का है, फॉरेनर है, तो उसको इंग्लिश पहले से आती है, क्योंकि जो सुनता है वही बोलता है। अगर हम सुबह शाम दोपहर जब भी हमें मौका मिले कम्युनिकेशन करें या कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बातचीत करें, कन्वर्सेशन करें, और साथ ही साथ इस चीज़ को अपनी हैबिट बना ले, बोलने को अपनी हैबिट बना ले, और खासतौर से इंग्लिश बोलने को अगर हम अपनी हैबिट बना लेंगे तो यकीन मानिए कि बहुत जल्दी हम लोग अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं नहीं कहता कि 1 महीने में सीख जाओगे, 2 महीने में सीख जाओगे, नहीं, अच्छा खासा टाइम लगेगा। हो सकता है आपको, ये आपके कैपेबिलिटी के अनुसार डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ग्रैप्स कर लेते हो चीज़ों को। हो सकता है कि आपको सिर्फ 6 महीने में लगे, 6 महीने में आप बहुत अच्छे सीख जाओ, और हो भी सकता है कि आपको 1 साल या 2 साल का भी वक्त लग सकता है। कोई दिक्कत नहीं, ये आपके ऊपर फुली डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे रहे हो किसी भी चीज़ में। तो यहां पर हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश डे 2 की, और देखते हैं डे 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ज़रा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि डे 1 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। कुछ सेंटेंसेस करवाए थे, और साथ ही साथ हमने देखा था कि किस तरीके से हम कौन कौन से ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसको अपनी लाइफ में लाकर हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, और रोल क्या होता है व्हेन इट कम्स टू स्पोकन लैंग्वेज, या कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है। आमतौर पे लोगों को लगता है कि अगर अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है तो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप किसी भी क्षेत्र में जन्मे हो, वहीं की लैंग्वेज आप सीख जाते हो, इसका मतलब ये क्या हुआ, सुनने से आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। तो सुनो और बोलने की कोशिश करो, कन्वर्सेशन करो, डिस्कशन करो, तो बहुत जल्दी आप देखोगे इम्प्रूवमेंट आएगा। और हम लोग आज का दिन शुरू करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक कन्वर्सेशन है। क्योंकि मैंने कहा कि बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ना तो टेंसेस ना वर्ब, बल्कि बोलने के लिए बोलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोलना आता ही नहीं है, बोलने की शुरुआत नहीं कर रहे हो, बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे सीख पाओगे। तो चलो भाई बोलते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, लेट्स स्टार्ट विद ए कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन जैसे आम तौर पे क्या होता है कि जब आप किसी के पास जाते हो, कोई कन्वर्सेशन करते हो या कोई बात करना चाहते हो, तो हमें वर्ड्स नहीं मिलते हैं, या इंग्लिश में अगर बोलना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि हमने पहले बताया कि कई टाइप के लेवल्स होते हैं। आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी कि आपको कौन से कैटेगरी में अपने आप को रखना है। वो जिसको समझना भी नहीं आता, अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है उसको समझ में भी नहीं आ रहा है, और एक वो होता है कि हाँ समझ में तो आता है लेकिन हम बोल नहीं पाते। एक वो कि समझ में भी आता है, बोल भी लेते हैं, लेकिन डर की वजह से बोल नहीं पाते। खैर, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना है इस चीज़ की तरफ कि आप, खैर हम कह सकते हैं नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वी कैन वर्क टुवर्ड्स परफेक्शन, एटलीस्ट वी कैन ट्राई। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, राकेश ने कहा, क्या कहा भाई, राकेश ने कहा गुड मॉर्निंग सर। जैसे हम किसी से मीट करते हैं, किसी से मिलते हैं पहली बार, या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर की कहानी है कि हम किसी डॉक्टर से अगर मिलते हैं तो हम कैसे बातचीत करेंगे, कैसे कन्वर्सेशन करेंगे। तो से आप हैं या राकेश, यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। किसी के पास भी हम जाते हैं, हमसे बड़ा है, सीनियर, हमारा डॉक्टर है, हम क्या कहते हैं, नमस्ते सर, ऐसे कहते हैं। और अगर इंग्लिश में इसी बात को बोलना हो तो हम कैसे कहेंगे, हम कह सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, राइट, या गुड इवनिंग भी कह सकते हैं। मिलते समय ग्रीट करना होता है, विश करना होता है। फिर जैसे आपने गुड मॉर्निंग सर कहा, तो सामने वाले से अब 100% एक्सपेक्टेड है कि सामने वाला भी रिप्लाई करेगा। सामने वाला कैसे रिप्लाई करेगा, वो कहेगा कि गुड मॉर्निंग, या जो भी आपने कहा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। अब आपको अपनी बात को शुरू करना है। अच्छा, उसने, हो सकता है कि सामने वाला इसके बाद, गुड मॉर्निंग आपके जवाब देने के बाद कुछ और ऐड कर दे। वो ये ऐड कर सकता है कि जैसे इसने कहा कि गुड मॉर्निंग अंदर आ जाइए, है ना, गुड मॉर्निंग अंदर आ जाइए। अगर इसी बात को वो कहेगा इंग्लिश में तो कैसे बोलेगा
कि डॉक्टर बंसल ने क्या बोला कि गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग, कम इन प्लीज। कम इन का मतलब क्या, अंदर आ जाइए, राइट। या ये भी कह सकते हैं कम इनसाइड, उसका मतलब भी वही होता है, कम इनसाइड या कम इन। जैसे हम लोग कहते हैं ना मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो उन्होंने कहा कम इन प्लीज। प्लीज का मतलब कृपया यहां पर हो गया। अगर पोलाइट वे से किसी बात को कहना है तो प्लीज लगा दिया, काइंडली लगा दिया। उसके बाद आपको अगर अपनी परेशानी को डॉक्टर तक बताना है कि व्हाट वी आर सफरिंग फ्रॉम, तो यहां से आप जैसे किसने शुरू किया है, कह रहा है कि सर कुछ दिनों से मेरे सिर में काफी दर्द रहता है। कुछ दिनों से मेरे सर में काफी दर्द रहता है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि सर एक्चुअली आई हैव गॉट सीवियर हेडेक। सर एक्चुअली आई हैव गॉट सीवियर हेडेक। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैव बीन सफरिंग। ये भी कह सकते हो कि दर्द हो रहा है या दर्द से परेशान हूं, तो क्या कह सकते हो, सर एक्चुअली आई हैव बीन या आई हैव गॉट, आई हैव बीन सफरिंग। अच्छा, जैसे आपने बीन लगा दिया तो सफरिंग लगाना पड़ेगा। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम किस चीज से, ए सीवियर। सीवियर का मतलब क्या, गंभीर हेडेक। और कब से क्या कह रहा है, कुछ दिनों से, है ना। तो यहां पे इसने लगा दिया फॉर ए फ्यू डेज या फॉर सम डेज भी कह सकते हो। कुछ का मतलब क्या है, ए फ्यू भी लगा सकते हो और सम भी लगा सकते हो, जैसे कि उन्होंने रिप्लाई किया है। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है, करीब 15 दिन हो गए हैं। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि 15 डेज हैव बीन पास्ड या 15 डेज हैव पास्ड। क्लियर। और उसके बाद आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जैसे यहां लिखा है इट हैज बीन अबाउट 15 डेज नाउ, यानी अभी तक 15 दिन हो चुके। इसको ऐसे भी कह सकते हो, इट से भी शुरुआत कर सकते हो या डे से भी कह सकते हो कि 15 डेज हैव पास्ड, 15 दिन हो चुके हैं। क्लियर। उसके बाद हाँ, दर्द अक्सर, ये लिखा हुआ दर्द अक्सर रात में होता है। अब देखो यहां लिखा है पेन मोस्टली अकर्स। आप चाहो तो इसमें आर्टिकल दा का भी यूज कर सकते हो पेन से पहले, क्योंकि वो जो पेन है वो क्या सर्टेन है आपके लिए, है ना, जिसके बारे में हम और आप जानते हैं। अब बातचीत हो चुकी है उस दर्द के बारे में, तो आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द पेन मोस्टली, पेन अकर करता है कब, रात के समय ना। पेन मोस्टली अकर्स एट नाइट, बता दिया हमने कि पेन मोस्टली और द पेन मोस्टली अकर्स एट नाइट, रात में होता है। कब होता है, मैं जब सोने जाता हूं, जस्ट बिफोर, है ना, उसके पहले या उसके करीब करीब कहना चाहता है, जस्ट बिफोर आई गो टू बेड। और अराउंड, एट अबाउट लिखा है, इसको ऐसे भी कह सकते हो, और अराउंड 9 o'clock। ये बात हो गई, ये आपने अपनी परेशानी डॉक्टर को बता दी। इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्सेशन देखते हैं क्या है। अब देखो, जैसे ही आपकी बात को डॉक्टर बंसल ने सुना तो क्या रिप्लाई किया भाई, लिखा है कहीं से दवाइयां ली। कहीं से दवाइयां ली, इसका मतलब यह हो कि कौन सा टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन में बेटा आप चाहे परफेक्ट का यूज करो, चाहे पास्ट का यूज करो, चाहे इंडेफिनिट का यूज करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। किसी भी टेंस में आप रख सकते हो। आपसे डॉक्टर ये भी कह सकता है कि हैव यू टेकन मेडिसिन येट, है ना, हैव यू टेकन मेडिसिन येट, ये भी कह सकता है। ये भी कह सकता है कहीं से दवाइयां ली, डिड यू टेक, ये भी कह सकता है पास्ट इंडेफिनिट में कि डिड यू टेक मेडिसिन फ्रॉम समवेयर, है ना, कि कहीं से आपने मेडिसिन ली। अब अगर डॉक्टर ने ऐसा पूछा तो अब आप क्या जवाब दोगे। अगर आपने लिया है मेडिसिन तो कह सकते हो कि या आई हैव टेकन, बट आई एम नॉट गेटिंग बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन्स, सो दैट इज व्हाई आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू आस्किंग योर हेल्प। ये कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो नॉट येट, अभी तक मैंने कोई भी दवा नहीं ली है, नॉट येट। हालांकि मैं सोच रहा था, यानी कि हालांकि के लिए क्या होता है, यद्यपि मैं सोच रहा था। तो यद्यपि के लिए क्या होता है, दो, ऑल्दो। दो आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, क्योंकि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है जिसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं वॉज या वर्ब के साथ, इसलिए क्या लगा दिया कि दो आई वॉज थिंकिंग। क्लियर। यहां तक। आगे देखिए क्या है, डॉक्टर बंसल ने कहा किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के में लेने का मतलब क्या है, लाइटली। डू नॉट टेक योर स्टडीज लाइटली, बहुत हल्के में अपनी स्टडीज को मत लो, है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग।
तो किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए का अर्थ है चाहिए के लिए आप आमतौर पे शुड लगाते हो, चाहो तो मस्ट भी लगा सकते हो अगर अवश्य की बात कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है नो इलनेस मस्ट बी टेकन लाइटली, कोई भी बीमारी को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। या ये भी कह सकते हैं कि इलनेस और डिजीजेस शुड नॉट बी टेकन लाइटली, ये भी कहा जा सकता है। कहने के अलग अलग तरीके हैं, चाहे तो आप नॉट लगा दो, चाहे आप नो इलनेस कर दो, या नो सिकनेस, नो इलनेस या नो डिजीज शुड बी टेकन लाइटली। या ये भी कह सकते हो कि इलनेस शुड नॉट बी टेकन लाइटली, ऐसा भी कह सकते हो। उसके बाद आगे क्या है, 15 दिन तो बहुत होते हैं, हम ये कह सकते हैं 15 दिन तो बहुत होते हैं, इसका मतलब क्या है, काफी होते हैं, एनफ होते हैं या बहुत होते हैं। तो क्या कहोगे कि 15 डेज इज मोर देन एनफ, या ये भी कह सकते हो कि द टाइम ऑफ 15, ऐसे भी कह सकते हो द टाइम ऑफ 15 डेज इज एनफ, यानी कि ये एनफ है, काफी है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद क्या लिखा है, 5-7 दिन तो चलता है, चलता के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, हम ये भी कह सकते हैं कि 5 और 7 डेज आर फाइन, ये सीरियसली ये कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि 5-7 डेज पीरियड इसने लगा दिया, यहां पे समय लगाने की, काल लगाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। आप चाहे जैसे ट्रांसलेशन करो, क्योंकि यहां पे हमें ट्रांसलेशन नहीं करना, अपनी बात को व्यक्त करना है। तो जो भी आपको रेलिवेंट वर्ड्स मिलते हैं उनका आप यूज कर सकते हो बिना बहुत ज्यादा हेजिटेट किए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5-7 डेज पीरियड इज एक्सेप्टेबल, यानी कि यहां तक तो चलता है। या ये भी कह सकते हैं 5-7 डेज आर फाइन, नो इशू विद दैट, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद क्या लिखा है, चलो आपने ये तो समझा कि दर्द अक्सर एक ही समय पर होता है। तो एनीवे चलो के लिए क्या, यहाँ पे चलने के लिए मतलब ये नहीं कि कम विद मी, चलो का मतलब क्या है कि वेल, यानी कि एक फिलर के तरीके से यूज किया है। हम आगे पढ़ेंगे फिलर क्या होता है, जैसे वेल होता है या यू नो होता है, बीच बीच में बोलते समय हम लोग कहते हैं वेल आई वॉज थिंकिंग टू कन्वे दिस मैसेज टू यू बट आई वॉज थ्रू द रॉन्ग, जो भी आप बोल रहे हो, लेकिन आप फिलर यूज करते हो अगर आपके दिमाग में उस समय कोई वर्ड नहीं आ रहा होता दिमाग में कि इसकी इंग्लिश क्या होगी या इस चीज़ के लिए हम लोग कौन सा वर्ड का यूज़ करें। तो कई लोग बीच में यू नो का यूज़ करते हैं, जबकि आप इंटरव्यू वगैरह में अवॉइड कर सकते हो। हालांकि डेली कम्युनिकेशन में आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपको उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना सामने वाला इस चीज़ को माइंड करेगा। तो क्या कह रहा है, चलो आपने ये तो समझा कि दर्द अक्सर एक ही समय पर होता है। एनीवेज नाउ यू एटलीस्ट मेड आउट, अच्छा मेड आउट का मतलब क्या है, मेक आउट से बना है। मेक आउट का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड, कि आपने ये तो समझा। आप इजी भाषा में अगर बोलना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेड आउट का यूज ना करो, आप सिंपली कह सकते हो कि एनीवेज नाउ यू एटलीस्ट अंडरस्टूड या गॉट दिस, यानी समझे, अंडरस्टूड भी लगा सकते हो। अब आगे क्या लिखा है कि दर्द अक्सर एक ही समय पर होता है, दैट द हेडेक अकर्स एट द सेम टाइम, और वो भी सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड। यहां क्या लिखा है, बिफोर गोइंग टू बेड। यहां तक कन्वर्सेशन हो गया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब राकेश भैया ने क्या कहा यहां पर, देखिए, पहले मैंने सोचा कि खुद ही ठीक हो जाएगा। तो पहले मैंने सोचा यानी कि इन द बिगिनिंग और एट द बिगिनिंग और इनिशियली आप भी कह सकते हो कि वेल इनिशियली आई थॉट, मैंने सोचा, थॉट के लिए आपने लगा दिया यहाँ पे, सोचा के लिए सेकंड फॉर्म लगा दिया, इनिशियली और इन द बिगिनिंग और एट द बिगिनिंग भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको बोलना जरूरी है, आप गलत प्रिपोजिशन का यूज कर रहे हो, डजंट मैटर यहाँ पर, लेकिन हाँ इतनी भी ज्यादा गलत नहीं होनी चाहिए कि जहां पर आपको ऑफ लगाना तो आपने फ्रॉम लगा दिया, इतना भी गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सही होना चाहिए, कम से कम हिंदी से रिलेट करके तो सही होना चाहिए। बाकी वो तो फिक्स प्रिपोजिशन केस है, वो तो आप तो सीखते ही आ रहे हो, और अगर आपको नहीं आता तो आगे भी सीखते रह जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने सोचा कि खुद ही ठीक हो जाएगा, वेल इनिशियली आई थॉट इट माइट बी क्योर इटसेल्फ। ये इटसेल्फ आप पहले भी लगा सकते हो कि इटसेल्फ माइट बी, और आप ये भी कह सकते हो मे बी क्योर्ड, है ना, अपने आप सही हो सकता है। या ये भी कह सकते हो इट माइट बी क्योर्ड एट, या कभी कभी ऑन भी लगाते हैं, एट ऑन इट्स ओन भी कह सकते हो, इटसेल्फ की जगह क्या है, ये भी कह सकते हो इट्स ओन, ऑन इट्स ओन, अपने आप सही हो सकता है। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है, पर अब मुझे डर लग रहा है, बट, पर के लिए क्या है लेकिन, बट
नाउ आई एम ए बिट स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब क्या? डर लगना, डरा हुआ। बिट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा तो कहा नहीं कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो इसने एडिशनली यहाँ पर बिट का यूज कर दिया। आप चाहें तो इसका यूज नहीं भी कर सकते हो कि नाउ आई एम फीलिंग और नाउ आई एम स्केयर्ड, है ना, डर लग रहा है मुझे। और ये भी कह सकते हो नाउ आई एम अफ्रेड ऑफ इट। अफ्रेड ऑफ इट का मतलब भी क्या है? डर लगना। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? खाने पीने का ख्याल ना रखने की वजह से बीमारियां आजकल हो रही हैं। तो किस वजह से हो रही? खाने पीने का ख्याल ना रख, सो नॉट टेकिंग केयर ऑफ फूड व्हाट वी आर ईटिंग। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ड्यू टू इरेगुलरिटी इन फूड हैबिट्स, यानी खाने पीने का ध्यान ना रखना। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? इरेगुलरिटीज इन किसमें? इन फूड हैबिट्स। इसके बाद क्या हो रहा है? द इलनेस विच आर नोन दिस डेज, ना रखने की वजह से बीमारियां आजकल हो रही, उन्हें सोचकर ही डर लगने लगता है। जो बीमारियां आजकल हो रही हैं उनको उनके बारे में सोचकर ही डर लगने लगता है। विच आर नोन दिस डेज, यानी कि जो हो रही हैं आजकल, जिसके बारे में और आप जानते हैं कि विच आर, और ये भी कह सकते हैं विच आर स्प्रेड दीज डेज, और ये भी कह सकते हैं विच आर वेरी कॉमन दीज डेज, ये भी कह सकते हैं। और उसकी वजह से आजकल जो हो रही है सोचकर ही डर लगने लगता है कि आई गेट अफ्रेड, या आप ये भी कह सकते हो कि आई अफ्रेड, या आई एम अफ्रेड ऑफ, ये भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि आई गेट हॉरिफाइड, और ये भी कह सकते हो कि आई एम स्केयर्ड, ये भी कह सकते हो। क्लियर? आपको जो भी इसका सिनोनिम यूज करना है डर के लिए वो आप कीजिए, लेकिन आपको बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाउ आई गेट हॉरिफाइड इवन थिंकिंग अबाउट दोज। आप ये भी कह सकते हो कि आई एम अफ्रेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दीज या दोज। क्लियर? उसके बाद डॉक्टर बंसल ने क्या बोला भाई? घबराने की बात नहीं है। तो घबराने की बात नहीं, देयर इज नो नीड टू वरी, है ना। जैसे आप ये भी कह सकते हो नॉट टू वरी, सिंपली आप अगर शॉर्ट फॉर्म में कोई बात कहना चाहते हो तो ये भी कह सकते हो कि नॉट टू वरी, या ये भी कह सकते हो देयर इज नो नीड टू वरी। उसके बाद क्या? अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, यानी कि लीव इट ऑन मी नाउ। अब सारा कुछ जो है वो मेरे पर छोड़ दीजिए। लीव इट ऑन मी या फॉर मी का भी यूज कर सकते हो कि मेरे लिए छोड़ दीजिए। आई विल बी टेकिंग केयर ऑल दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? अच्छा बताओ, लेट मी नो, या ये भी कह सकते हैं वेल टेल मी, है ना, ये भी कह सकते हैं। इन 15 दिनों खांसी, जुकाम, बुखार या फिर चक्कर आना जैसा कुछ हुआ तो जस्ट, उसके बाद क्या लिखा है? जस्ट टेल मी इफ इन दीज 15 डेज, इन 15 दिनों में यू हैड कोल्ड, कफ। अच्छा, ये अगर यहां पर पूछ रहा है देखो कि ऐसा कुछ हुआ, तो क्या हो सकता है कि डिड यू, कुछ हुआ पूछ रहा है ना, यू हैड लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हो आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन अगर आपको बहुत ही फॉर्मल ढंग से इस बात को पूछना तो कैसे बोलोगे कि डिड यू हैव, उसके बाद कोल्ड, कफ, फीवर और एनी अदर गिडनेस सॉर्ट ऑफ थिंग। ये भी कह सकते हो गिडनेस का मतलब क्या है? चक्कर आना। और चक्कर आने के लिए या चक्कर के लिए हम लोग एक और वर्ड का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिजीनेस, राइट। चक्कर आना गिडनेस भी बोलते हैं, डिजीनेस भी बोलते हैं, जो भी आपको मन करे, जो भी आपके दिमाग में उस वक्त हो कम्युनिकेशन के दौरान, तो आप इसका यूज कर सकते हो। हाँ, उसके बाद राकेश जी ने क्या कहा? हाँ, 2 बार चक्कर आया, या आई फेल्ट डिजीनेस और गिडनेस ट्वाइस। 2 बार के लिए क्या है? या आप ये भी कह सकते हो 2 टाइम्स। 2 टाइम्स बराबर है किसके? ट्वाइस के। 2 टाइम्स। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। आई जस्ट गॉट डार्क इन फ्रंट ऑफ आईज। ये भी कह सकते हो आई गॉट डार्कनेस, या ये भी कह सकते हो आई वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। ये भी तो एक मतलब हुआ, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसका मतलब क्या है कि भाई वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करने की ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, आपको अपनी बात पहुंचानी, दैट्स ऑल इंग्लिश में। तो क्या कह सकते हो? आई वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। इसका मतलब यही तो हुआ कि मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। क्लियर? नेक्स्ट, अब बंसल साहब ने क्या कहा? तेज सांस लो। तो सांस लेने के लिए क्या होता है? ब्रीथ हैविली, और क्विकली भी हो सकता है, क्विकली
है ना, या डीपली भी हो सकता है। डीपली यहाँ के लिए काफी अच्छा वर्ड है। बाकी क्विकली का मतलब तो बहुत तेजी से हाफने का सेंस यहाँ पर नहीं आ रहा। तेज सांस लेने का मतलब क्या है, गहरी सांस लेना, तो ब्रीथ डीपली। क्लियर। उसके बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है, या तो हम ये कहें डू नॉट वरी, या नीड नॉट वरी ये भी कह सकते हैं, या देयर इज नो नीड टू वरी कुछ भी आप कह सकते हैं इस टाइप का कुछ। उसके बाद क्या है, मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, यानी कि मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूं। आप ये भी कह सकते हो कि आई एम रिकमेंडिंग सम मेडिसिन, और आई एम राइटिंग सम मेडिसिन ये भी कह सकते हो, रिकमेंड भी कर सकते हो, राइट। सो यहां पे इसने क्या यूज किया, आई एम राइटिंग ए फ्यू मेडिसिन। क्लियर। उसके बाद बाहर मेडिकल स्टोर से खरीद लेना, यू कैन परचेज ऑल दिस मेडिसिन फ्रॉम द शॉप्स आउटसाइड, है ना। परचेज फ्रॉम द मेडिकल स्टोर ये भी कह सकते हो, आउटसाइड बाहर से। क्लियर। उसके बाद क्या है, अब आप 2 दिन बाद फिर आइएगा, यानी कि आप ये कह दें कि अगर इसको ऐसे भी कह दें कि आपको 2 दिन के बाद आना है, तो कैसे बोलेंगे, यू हैव टू कम आफ्टर 2 days। और अगर दूसरे तरीके से बोलना है कि प्लीज कम आफ्टर 2 days, या ये भी कह सकते हो कि फॉलो अप आफ्टर 2 days, या मीट मी या सी मी आफ्टर 2 days, या यू हैव टू कम या यू विल हैव टू कम आफ्टर 2 days। आप जैसे बोलिए, आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, आपका भाव समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाहते हो। उसके बाद क्या है, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आई विल सी द चेंजेस, और हम ये भी कह सकते हैं कि आई विल नोटिस द चेंजेस, और ये भी कह सकते हो कि आई विल फॉलो अप, ये भी कह सकते हो जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है अच्छा, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। इसने इस चीज को नहीं लिखा हुआ है, यू नाउ यू हैव टू कम परचेज फ्रॉम मेडिसिन आउटसाइड। हाँ चलो खैर कोई बात नहीं, हम इंग्लिश वाले इसमें नहीं देख रहे, हो सकता है कुछ चीज इंग्लिश में मिस हो गई हो। यहां पे आप देखें सब ठीक हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि अब आप 2 दिन के बाद आइएगा, सो कम आफ्टर 2 days। उसके बाद क्या लिखा है, देखते हैं, वी विल नोटिस व्हाट आर द चेंजेस, और वी विल लुक फॉर द इंप्रूवमेंट, ये भी कह सकते हो कि क्या फर्क पड़ता है। क्लियर, यहां तक बात हो गई। अब उसके बाद राकेश जी ने क्या कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, और ऑल राइट ये भी कह सकते हो, ऑल राइट डॉक्टर साहब भी कह सकते हो हिंदी में, या ये भी कह सकते हो कि ऑल राइट मिस्टर, है ना, या ऑल राइट सर ये भी कह सकते हो सिंपली। हाँ तो ये जो कन्वर्सेशन था ये आपके समझ में आया होगा। अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी जब हम बोलने की शुरुआत करते हैं तो हमें वर्ड्स नहीं मिलते हैं, और सबसे ज्यादा परेशान करते हैं वर्ब्स, है ना। कि खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाने को, टहलने को, घूमने को, फिरने को, चक्कर आने को, वॉमिटिंग करने को, उल्टी करने को, इसमें सब इंग्लिश में क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है। तो क्या करना होता है, कुछ ऐसी वर्ब्स जो डेली लाइफ में यूज होती हैं वो आपको देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनकी फॉर्म्स भी पता होना चाहिए। चलो मैं आपको चेक करता हूं कि आपको फॉर्म्स वर्ब की कहां तक तैयार है। तो चलो भाई आप लोग बताओ, ये तो हमने सिंपल वाले कुछ फॉर्म्स ली है, वर्ब्स ली है। मैं आपसे पूछा थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली, आप मुझे बताओ कि स्प्रेड की, स्प्रेड का मतलब फैलाना, स्प्रेड या फैलना भी होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है ना। डिस्कस करेंगे क्या होता है ट्रांजिटिव, क्या होता है इंट्रांजिटिव। तो स्प्रेड के सेकंड थर्ड फॉर्म बता सकते हो आप लोग। चलो आपका आंसर आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि स्प्रेड की तीनों फॉर्म स्प्रेड ही होती हैं, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। अच्छा क्या मुझे आप बता सकते हो कि किसी को नुकसान पहुंचाना मतलब हर्ट करना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसकी सेकंड फॉर्म होती हर्टेड, यू हैव, ये थर्ड फॉर्म का यूज करें, यू हैव हर्टेड मी अ लॉट। कई लोग ऐसा सुना भी होगा, कई लोग ऐसे यूज करते हैं कि यू हैव हर्टेड मी अ लॉट, तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया है या बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, दिल दुखाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर्ट की भी तीनों फॉर्म हर्ट होती, हर्ट हर्ट हर्ट। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि बीट की, पीटना, पीटने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बीट। मैं उसे पीट रहा हूं, आई एम बीटिंग हिम। मैं उसे पीटूंगा, आई विल बीट हिम। मैं उसे पीट रहा था, आई वॉज बीटिंग हिम या हर, या मैं उसे पीटता हूं, आई बीट हिम या हर। क्लियर, सारे के सारे टेंसेस में लगाकर देखो, ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ब्स। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप इसके यूज टू हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे कि कहां पर फर्स्ट फॉर्म लगती, कहां पर सेकंड फॉर्म लगती, कहां पर थर्ड फॉर्म लगती है।
और थोड़ा थोड़ा जब भी आप सेंटेंस को फॉर्म करें बोलते जाए अपने जहन में, ये आपके जबान पे भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं फ्लो होना चाहिए, जो भी सेंटेंसेस हैं चलना चाहिए। तो बीट की सेकंड फॉर्म दोस्तों क्या होती है? बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही रहती है, लेकिन थर्ड फॉर्म बीटन हो जाती है। बीट बीट बीटन। कट की तीनों फॉर्म कट ही होती, कट कट और कट, राइट। तो अच्छा बताओ मुझे, सिंग गाना गाने के लिए इसकी तीनों फॉर्म्स पता है? सिंग तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? सेंग। थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। अच्छा जरा मुझे बताओ कि फ्लाई की तीनों फॉर्म क्या होती है? फ्लाई तो मैंने बोल दिया, फ्लाई हो गई फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म पता है बेटा? फ्ल्यू होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लोन होती है। अगर इस बात को आपको प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में बनाना है, हैज हैव हैड के साथ लगाना, तो कौन से वर्ब का यूज करेंगे? फ्लोन। जैसे मैंने कहा कि चिड़िया उड़ चुकी है, द बर्ड हैज फ्लोन, ना कि फ्लाइड। कुछ बच्चे फ्लाइड लगाए थे, द बर्ड हैज फ्लाइड, जबकि फ्लाइड नहीं होता, क्या होता है भाई? फ्लोन होता है इसकी थर्ड फॉर्म। अच्छा अगर मैंने कहा चिड़िया उड़ी, द बर्ड फ्ल्यू, या चिड़िया उड़ती थी, द बर्ड फ्ल्यू, सेम आ जाएगा, राइट। और अगर चिड़िया उड़ रही है, द बर्ड इज फ्लाइंग, सिंपली। क्लियर? तो इसी तरीके से ये वर्ब्स आप लोग याद कर लो अपने दिमाग में। पता भी होगा आपको कई लोगों को कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन होती है। मीट की सेकंड फॉर्म मेट, थर्ड फॉर्म मेट हो गई। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि एक वर्ब होती है शूट, यानी कि गोली मारना, शूट कर देना। शूट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बता सकते हो साथियों? क्या होगी? शूटेड? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। क्या होना चाहिए? इसकी सेकंड फॉर्म होती है शॉर्ट और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? शॉर्ट होती है। अगर कह दिया जाए एक वर्ब होती है विदड्रॉ, विदड्रॉ किस चीज को निकालना, विदड्रॉ करना या खींच लेना, वापस ले लेना, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी बच्चों? विदड्रॉ की विड्रीव और थर्ड फॉर्म होगी विदड्रॉन। क्लियर? अच्छा एक वर्ब होती डील, डील है ना, आई एम गोइंग टू डील विद दैट सिचुएशन। डील विद और डील इनका यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन में पढ़ा था। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? डेल्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? डेल्ट। क्लियर? डील्ट नहीं, डेल्ट। इसके बाद यहां पर कम, केम एंड कम, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, फाइंड, फाउंड, फाउंड। एक फाइन होता है, फाइन, फाइंड नहीं, एक होता है फाइन, यानी किसी के ऊपर फाइन लगा देना, चार्ज लगा देना, तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फाइंड हो जाएगी, डी लग जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है? लिव का लिव्ड एंड लिव्ड, गेट का गॉट और थर्ड फॉर्म गॉट भी होती है और गॉटन भी होती है, जैसे कि फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन या फॉरगॉट थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर? कुछ और वर्ब्स यहां पे मेंशन की गई हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं। पहला क्या है? स्टे। दूसरा क्या है? डांस, स्टेड, स्टेड, डांस, डांस्ड। उसके बाद प्लेड, प्लेड, ईडी, सिंपली ईडी यहां पर लग रहा है। सिट, सैट, सैट हो जाता है। टीयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फाड़ देना, जैसे हम कागज को फाड़ देते हैं तो क्या कहते हैं? टीयरिंग, है ना, टीयर। उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? टोर होती है और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉर्न होती है। क्लियर? स्टैंड की बात करें तो स्टैंड, स्टूड, स्टूड हो गया। स्टार्ट का क्या हो गया? स्टार्टेड, स्टार्टेड हो गया। लाफ, हंसना, लाफ्ड, लाफ्ड हो गया। क्लियर? उसके बाद कोई चीज भर देना तो हो जाता है फिल्ड, हो गया, राइट। अच्छा अगर लिखा है फ्लो, भाई आपने फ्लाई तो बता दिया कि फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू होती है, थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है। अगर फ्लो आ जाए, फ्लो का मतलब क्या है? कोई चीज फ्लो करना, बहना, है ना। तो फ्लो की सेकंड फॉर्म फ्लोड, थर्ड फॉर्म भी फ्लोड होती है। कई लोग इसको फ्लोन कह देते, फ्लू कह देते, जो कि गलत है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी लिख के आ जाता है जहां पर गलती हो जाती है, वही गलती आपको पॉइंट आउट करनी पड़ती है इन केस ऑफ स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चंस, राइट। स्माइल, स्माइल्ड हो गया। सेंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म बेटा पहले ओल्ड ग्रामर में माना जाता था कि सेंडेड होता है, लेकिन न्यू ग्रामर में, मॉडर्न ग्रामर में अगर हम बात करें तो सेंट और सेंट होता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा शो की सेकंड फॉर्म क्या होगी बच्चों? शो का मतलब क्या? दर्शाना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, शो, दिखाना, तो शो हो जाएगा शोड। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? शोन हो जाएगी। सेकंड फॉर्म कई लोग कहते हैं शो, शोड, शोड, नहीं, शो, शोड और शोन होता है। क्लियर? इसके बाद क्या है? राइट, रोट, रिटर्न होता है। राइट्स फर्स्ट फॉर्म हो गई, रोट सेकंड फॉर्म, रिटर्न थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। उसके बाद क्या है? रीड। अच्छा क्या होता है कि इसको पढ़ते हैं रीड और सेकंड फॉर्म को पढ़ते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ भी हटा दो। सेकंड फॉर्म को क्या पढ़ते हैं? रेड पढ़ते हैं, रेड,
जैसे कि ये लाल लिखा हो, रेड, है ना, कैसे पढ़ेंगे इसको, जैसे कि ये रेड लिखा हो, रीड रेड, स्पेलिंग सेम रहेगी, रीड रेड, और ये अगेन रीड ही प्रोनाउंस किया जाएगा, रीड के जैसा ही प्रोनाउंस किया जाएगा, रेड नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद क्या है, वीप मतलब रोना, वेप्ट, वेप्ट हो गया, ईट का एट, ईटन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है कि अगर हम किसी से मिलते हैं, से मॉर्निंग हो रहा है, गुड आफ्टरनून अगर हो रहा है या इवनिंग हो रहा है, तो हमें क्या बोलना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, उसका टाइम निर्धारित क्या होता है, क्या कोई ऐसा टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है कि जब आपको गुड मॉर्निंग कहना होता है या कुछ जब आपको गुड आफ्टरनून और या नून कहना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि रात के 12 बजे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं मिडनाइट, इसको क्या बोलते हैं, मिडनाइट, रात के 12 बजे मिडनाइट। तो मिडनाइट के बाद का जितना भी समय है ना, वो एएम में, आपको पता है एएम में चला जाता है, लेकिन सारी चीजें सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड करती, कंडीशन पे। से आप किसी से 1 बजे रात में मिल रहे हो, 1 बजे, काफी लेट नाइट है, और 1 बजे आपने मिलते वक्त किसी को सी ऑफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो 1 बजे, सी ऑफ, यानी कि भाई लंबी बातें हो गई, आप डिस्को में गए थे, पब में गए थे, रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए, अब अपने फ्रेंड्स को आप सी ऑफ कर रहे हो, तो आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे 1 बजे, हालांकि 1 बजे एएम लग जाता है, यानी कि मॉर्निंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे, यहाँ पे क्या बोलोगे, आपको गुड नाइट बोलना है। यहाँ पर भले ही यहाँ सुबह हो चुकी है, लेकिन तब भी क्या बोलोगे, यहाँ पर गुड नाइट बोलो। अब हुआ क्या कि आपको पार्टी करते करते से 3 या 4 भी बज गया, मान लो 4 बज गए, चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि जो बहुत ही एज पर बिल्कुल है, किनारे पे, आपको पार्टी करते करते 4 बज गया, अभी भी अगर आप एक दूसरे से विदा ले रहे हो, एक दूसरे को सी ऑफ कर रहे हो, तो आपको गुड मॉर्निंग कह के कभी भी विदा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी को सी ऑफ करते, सेपरेट हो रहे हो, तो उसको विश नहीं करते, उसको क्या करते हैं बच्चों, उसको बिड करते थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है विश, विश का मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जबकि बाय हो गया, गुड बाय हो गया, फेयरवेल हो गया, गुड नाइट हो गया, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं बिड में। बिड का मतलब क्या होता है, कहना, और बिड की सेकंड फॉर्म बिड होती है, थर्ड फॉर्म बिडन होती है, राइट। तो अभी भी अगर आप किसी को सी ऑफ कर रहे हो, सुबह होने वाली, तब भी आपको सोना है, क्योंकि सोने जाना है आपको, तो क्या कहोगे, गुड नाइट, राइट। अब क्या हुआ कि आप अपनी फैमिली के साथ हो और सुबह सुबह सारे लोगों को पिकनिक जाना है, और पिकनिक जाने के लिए सुबह सुबह सब लोग 4 बजे उठ गए, सब लोग। अब जब उठे 4 बजे, तो हम गुड मॉर्निंग कहेंगे, क्योंकि ये हमारा नया दिन है और हम यहाँ पर सोने नहीं जा रहे हैं या अपने डे को ऑफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टार्ट कर रहे हैं। जब कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 4 बजे क्या बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि इसके बाद का जितना भी समय होता है, दिन के 12 बजे से पहले, वो सब का सब गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग में आता है। क्लियर? जैसे ही 12 बजता है तो 12 को हम लोग बोल देते थे नून, क्या बोलते 12 को, नून बोलते थे, 12 नून, यानी कि एग्जैक्टली 12 हो रहा है। और 12 के बाद जितना भी होगा टिल इवनिंग, यानी इवनिंग से पहले पहले, वो किस में जाएगा, वो आफ्टरनून में जाएगा। यानी कि 12 के बाद, नून के बाद जितना भी होगा किस में जाएगा, आफ्टरनून में जाएगा। कब तक जाएगा, इवनिंग तक जाएगा। अब कई लोग ये कहते हैं कि शाम के 4 बजे इवनिंग हो जाती, कई लोग ये कहते हैं शाम के 5 बजे इवनिंग बोलना चाहिए, कई लोग कहते हैं 6 बजे बोलना चाहिए। सारी बातें कहीं से भी आपने पढ़ा है, सुना है, सब कुछ भूल जाइए। ना तो 4 बजे इवनिंग होता है, ना 5 बजे होता है, ना 6 बजे होता है। आपको पता है कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर रात के 9 बजे तक, और उसको रात नहीं बोलते, अपने हिसाब से हम बता रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 9 बज जाता है तब भी अंधेरा नहीं होता है। 9 बजे के बाद अंधेरा होता है, कई ऐसे कंट्रीज हैं। या क्या होता है, अगर हम समर्स की बात करें या गर्मियों की बात करें, तो अपने अगर यूपी बिहार की बात करें, बहुत ज़्यादा कहीं दूर ना जाए, तो पूरे इंडिया की बात कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो माइन्यूट, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। कुछ मिनट्स का जो अंतर पड़ता है इधर से उधर की तरफ, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या होता है कि समर में, बच्चों गर्मियों में क्या होता है कि जो सनसेट होता है वो कितने बजे होता है, लगभग वो होता है 7:15 के करीब सनसेट होता है। 7:15, 7:20 हो जाता है, इसके आसपास सनसेट हो जाता है। तो अब गर्मियों में ही होता है। लेकिन यही अगर हम बात करें सर्दियों की, तो आप देखेंगे कि 5:15 बजे ही अंधेरा होने लगता है। बिल्कुल अगर सर्दी की अगर बात करें, जैसे जनवरी है या दिसंबर की अगर बात करें, स्टार्टिंग जनवरी या लास्ट के दिसंबर, तो आप देखोगे कि इसकी जो सनसेट होता है वो कितने बजे होता है, 5:15 बजे होता है।
तो अब होता क्या है कि 4:15 बजे अंधेरा होने लगता है। इसका मतलब उससे पहले के ही प्रोसेस में कहीं ना कहीं धूप जाने लगती है। जब धूप जाने लगती है, शाम की तरफ चीजें बढ़ती हैं, धूप जाने लगती है, सनसेट होने को आता है, तब हम लोग इवनिंग बोलते हैं। क्लियर? तो अब वहां की, जहां पर भी आप बोल रहे हो, वहां की कंडीशंस क्या है, और साथ ही साथ क्या हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट कंडीशन क्या है, क्लाइमेट जलवायु है ना, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, उसके अनुसार ही डिपेंड करता है कि आपको कब इवनिंग बोलना और कब तक गुड आफ्टरनून बोलना है। तो मालूम चला कि मान लो हम गर्मी में बात कर रहे हैं तो हम इवन 5 बजे गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 बजे भी गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस पे कई लोग ऐतराज करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं। आप 5 बजे भी, अगर गर्मी हो रही है, तेज धूप निकली है, आप 5 बजे भी गुड आफ्टरनून कह सकते हो। लेकिन अगर वही सर्दियों की बात हो रही है और आपने देखा कि 4 बजा और आपने देखा कि सूरज थोड़ा थोड़ा डिम होने लगा, या 4:30 बजा थोड़ा थोड़ा डिम होने लगा, रोशनी गायब होने लगी, धीरे धीरे अंधकार की तरफ बढ़ने लगा दिन, तो अब यहां से हम इवनिंग बोलना चालू कर सकते हैं। एक बात और, किसी भी वक्त हम किसी से भी मिलते वक्त ही हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलना है। यानी कि विश जब करना है तो मिलते वक्त ही बोलना है। जब आप किसी से विदा ले रहे हो, विदाई ले रहे हो, किसी से सेपरेट हो रहे हो, अलग हो रहे हो, जुदा हो रहे हो, सी ऑफ कर रहे हो किसी को, तब आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोल के नहीं विदाई लेनी है। राइट? कैसे? अब से गुड मॉर्निंग है, अभी मान लो सुबह का 10 बज रहा है। राइट? आप 10 बजे मेरे पास आए, आपने कहा गुड मॉर्निंग सर, मैं कहा गुड मॉर्निंग। आपने मुझसे आधा घंटा बात किया, क्या बज गया? 10:30 बज गया, है ना, दिन का ही है, मॉर्निंग का ही है। फिर उसके बाद आपने कहा कि सर अब मैं चलता हूं, है ना, ठीक है भाई। हमने कहा कि नाउ यू कैन टेक यू लीव, आप जा सकते हो यहां से। तो अब जब आप जाओगे तो गुड मॉर्निंग करके नहीं जाओगे या गुड इवनिंग करके नहीं जाओगे। हाँ, लेकिन आप गुड नाइट कर सकते हो, गुड नाइट कह के जा सकते हो। रीजन क्या है? मेक श्योर अगर आपको अब इसके बाद मुझसे दोबारा नहीं मिलना है तभी आप कह सकते हो, अदरवाइज नहीं कह सकते हो जाते वक्त। क्लियर? हाँ, तो इससे बढ़िया, हालांकि मॉर्निंग में थोड़ा सा ये सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि अरे अभी तो मॉर्निंग है तो गुड नाइट कैसे जा रहा है, तो आमतौर पर हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और गुड नाइट का यूज़ हम लोग रिजर्व कर लेते हैं उस चीज़ के लिए कि जब काफ़ी दिन जो होता है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है, जैसे आफ्टरनून लग गया या इवनिंग की तरफ लग गया, अब आपको ये पता है कि हम अगले से नहीं मिलेंगे, अब दोबारा अब कल ही मिलेंगे, तो हम उसको गुड नाइट बोल के जा सकते हैं। या अगर गुड नाइट आपको नहीं बोलना है तो गुड इवनिंग तो नहीं बोलना है या गुड मॉर्निंग बोल के तो नहीं जाना है, तो अब आप क्या कहा जाएगा भाई? क्योंकि वो विश होता है, विश नहीं करना, आपको बिड करना होता है। बिड में बाय होता है, गुड नाइट होता है, फेयरवेल भी हो सकता है, किसी को अगर किसी से जुदा हो रहे हो, सी ऑफ कर सकते हो, करने को आ रहे हो तो हम फेयरवेल भी कह सकते हैं। अब आप यहां पर ये कह सकते हो हैव अ गुड डे, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है। आई एम गोइंग टू लीव दिस प्लेस, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, ऐसे कह सकते हो, हैव अ गुड डे, गुड डे अहेड, ये भी कह सकते हो आगे की तरफ, हैव अ गुड डे अहेड जाते वक्त, या सी यू सून, ये भी कह सकते हो, सी यू सून। तो इस टाइप से वर्ड्स, या आप सैल्यूट करके ग्रीटिंग्स देके आप इस टाइप से आप सेपरेशन ले सकते हो। राइट? लेकिन आपको गुड मॉर्निंग कह के सेपरेशन नहीं लेना। तो इतनी बात तो समझ में आई होगी। और जैसे कि मैंने कहा कि आप गुड नाइट किसी वक्त कर सकते हो, मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग टू सी दैट पर्सन अगेन इन दैट पर्टिकुलर डे। अगले दिन मिल रहे हो तो अगेन आप कुछ भी, वट एवर द टाइम इज। तो अब लेकिन ये सारी चीजें इनफॉर्मल इंग्लिश के लिए तो सही है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में दोस्तों अगर बात की जाए तो फॉर्मल इंग्लिश में आपको इसके प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि मेक श्योर अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप, वो कहते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट है कि दिन में कभी भी आप मिलो, इवन दोपहर मिलो, जैसे मान लो 1 बज रहा है दिन का, 2 बज रहा है, राइट? अब 1 या 2 बजे अगर आप किसी से मिलते हो तो आप, एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्योंकि भाई दिन की शुरुआत आपकी हो रही है, आप सुबह से उसको देखा नहीं, तो आप ये कह सकते हो गुड मॉर्निंग। 2 बजे भी दिन में गुड मॉर्निंग कह सकते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू और फॉर्मल लैंग्वेज, प्लीज अवॉइड इट कि अगर 1 या 2 बजा है तो से गुड आफ्टरनून, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो। और अगर 12 से पहले है तो गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। अगर 12 है तो से गुड नून। क्लियर? और अगर कहीं ना कहीं दिन ढल रहा है या शाम की तरफ है तो से
गुड इवनिंग। और कभी भी किसी से मिलते वक्त गुड नाइट नहीं कहते कि पता चला रात में अपने टीचर से मिले, कहा गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। मिलते वक्त गुड नाइट नहीं कहना, हमेशा क्या कहना है, इवन अगर रात का 9 बज रहा है या रात में 10 बज रहा है, तब भी आपको मिल के किसी से गुड नाइट नहीं बोलना, बल्कि क्या बोलना, हमेशा गुड इवनिंग ही बोलना है, क्योंकि आप मिल रहे हो। ये सारे के सारे विश में आते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग किस में आते हैं, विश में आते हैं, जबकि ये सारे के सारे बिड में आते हैं। अच्छा, हाउ डू यू डू, कई लोग मिलते हैं जब आपसे तो कहते हैं कि हाउ डू यू डू, तो आप सिंपली रिप्लाई ये करते हो कि आई एम फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट, ये सब कहते हो ना, जबकि ये सारे के सारे रिप्लाई गलत है, क्योंकि हाउ डू यू डू का मतलब होता है हेलो, जस्ट हेलो और बॉन्जोर। और ये भी आप कह सकते, अरे आप ये भी कह सकते हो ओला, जिसको हम लोग बोलते हैं, ओला भी कह सकते हो। होला होता वो, एक्चुअली उसको प्रोनाउंस क्या कहते हैं, ओला। तो जब हेलो कोई आपसे बोलता है तो उसका हेलो का रिप्लाई क्या करते हो बच्चों, हेलो ही करते हो ना, हेलो या हेलो। किसी ने कहा हाय या हेलो। तो अब समझ में आया कि हाउ डू यू डू का रिप्लाई यही सेम होता है, हाउ डू यू डू। सामने वाले पूछा हाउ डू यू डू, तो आपने कहा हाउ डू यू डू, यानी कि हेलो हेलो रिप्लाई सेम रहता है इसका। ये बात समझ में भाई, कितने लोगों यहां तक बात समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट आपके दिमाग में है तो अभी कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में लिख के जरूर पूछ सकते हो। चलो भाई, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब कैन और कुड का यूज समझ लेते हैं बच्चों। आज कहां पर कैन लगाते हैं, कहां पर कुड लगाते हैं, और इसका सेंस क्या होता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है। क्या होता है बच्चों, अगर हम कोई काम, हम अपनी कैपेबिलिटी की बात करते हैं या एबिलिटी की बात करें, कैपेबिलिटी या एबिलिटी की बात करें, कोई काम करने में क्या है, सक्षम है, या क्षमता की बात करें, अपनी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, सक्षम या क्षमता की बात करें, तो इसमें हम लोग साथियों कैन का यूज करते हैं। और कैन का यूज इस सेंस में प्रेजेंट में आएगा, कुड का यूज इसी सेंस में पास्ट में आएगा, राइट। कैन का कुड हो जाता है पास्ट में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुड का यूज प्रेजेंट में नहीं होता, कुड का यूज प्रेजेंट में होता है। चलो, यहां तक क्लियर है। अब इसको एक बार रब करते हैं या स्लाइड ले लेते हैं कैन कुड के लिए, यहां पर देखते हैं। किसी ने कहा तुम उसे हरा सकते हो, तुम उसे हरा सकते हो, उसे से कोई बॉय है, तुम उसे हरा सकते हो, यानी कि सक्षम हो इस चीज में, कैपेबल हो। तो क्या कहेंगे, कैन का यूज करेंगे। सिंपली क्या बोलेंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इस बात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तुम उसे हरा सकते हो, यू कैन, हराने के लिए डिफीट, यू कैन डिफीट हिम, या हर भी हो सकता है। क्लियर है भाई। अच्छा, अगर कह दिया जाए कि तुम उसे हरा सकते थे, तुम उसकी मदद कर सकते थे, तुम उसकी मदद कर सकते थे, तो क्या कहोगे, यू कुड हेल्प हिम, या हर भी हो सकता है उसके के लिए ना। इतनी बात क्लियर कि कहां पर कैन लगाना, कहां पे कुड लगाना है, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए। अच्छा, कैन के कुछ सेंटेंसेस अपने से बनाओ और बोलने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने कहा सिर्फ ट्रांसलेशन से इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। कि अगर आप कैन कुड पढ़ रहे हो तो कम से कम कैन कुड पे 20 क्वेश्चंस फॉर्म करो, 20 सेंटेंसेस बोलो, और उसको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन में सोचो और बोलने की कोशिश करो। सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि पहले आपको 2 स्टेप लगे, कि पहले आप हिंदी में सोच रहे हो, उसके बाद आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, लेकिन जैसे जैसे आप इसके यूज टू होते जाओगे, हैबिचुअल होते जाओगे, तो आप देखोगे कि ये 2 स्टेप से 1 स्टेप में आ जाएगा, यानी कि आप सोचना शुरू कर दोगे इंग्लिश में। अगर आपको कहना है किसी काम को सक्षम करने के लिए कि मैं वहां जा सकता हूं, तो सिंपली आपके मुंह से ये ना निकले कि मैं वहां जा सकता हूं, यस आई कैन गो देयर, सिंपली ये निकले, यहां पे कोई भी ट्रांसलेशन करने की आपको जरूरत ना पड़े, राइट।
चलो भाई यहां तक बताएं, कोई दिक्कत समस्या, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अभी मैंने बोला दोस्तों कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कुड का यूज हमेशा पास्ट में हो। कभी कभी क्या होता है, कुड का यूज प्रेजेंट में भी किया जाता है। कुड का यूज किसमें किया जाता है बच्चों? प्रेजेंट में भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं यहां पर, क्या कृपया करके आप मेरी बात मान सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क। क्या कृपया करके आप मेरी बात मान सकते हैं? बात मानने के लिए बताओ भाई, बात मानने के लिए फॉलो करना, किसी को फॉलो करना। तो यहां पर अगर, चलो इसका ट्रांसलेशन पहले करते फिर आगे बताते हैं। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा बच्चों, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोल रहा हूं कैसे बोलेंगे? कुड यू प्लीज फॉलो मी? क्वेश्चन मार्क, है ना? आप फॉलो की जगह अग्री भी लगा सकते हैं, कुड यू प्लीज अग्री विद मी, ये भी कह सकते हो आप। बात मानना या सहमत होना, फॉलो करना। क्लियर? अब सेंटेंस था क्या कृपया करके आप मेरी बात मान सकते हैं, प्रेजेंट का था, प्रेजेंट। लेकिन आपने यहां पर क्या लगाया? यहां देखें, कुड लगाया, कुड। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कैन की जगह कुड क्यों आया। क्योंकि भाई होता क्या है, प्रेजेंट में हम लोग कैन का यूज करते हैं, कुड का यूज नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहां पर कुड का यूज किया। रीजन क्या है? इस कृपया की वजह से जब कभी भी सेंटेंस में प्लीज होता है तो हम कैन का कुड कर देते हैं। पता है रीजन? इसका रीजन ये है कि जब हम किसी से कृपया वर्ड लगाते हैं कि क्या कृपया करके आप मेरी मदद कर सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो मदद करने में सक्षम तो है, एबल है, कैपेबल है मदद करने में। लेकिन अब बात उसकी विल के ऊपर। जब मैं किसी से पूछता हूं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, यानी कि कैन यू हेल्प मी, यानी कि क्या आप सक्षम हैं, है ना, क्या आपके अंदर क्षमता है। लेकिन अब जैसे आपने कृपया लगा दिया, प्लीज लगा दिया, तो अब आपको सामने वाले की क्षमता पे कोई डाउट नहीं है, बल्कि अब उसकी विल पे है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, मैंने कहा कि बेटा ये बड़ा सा पत्थर रखा है, क्या तुम इसे उठा सकते हो? मैंने क्या पूछा? कैपेबिलिटी के ऊपर बात की, क्या तुम इसे उठा सकते हो क्योंकि बड़ा है पत्थर। फिर टीचर से मैंने कहा कि सर क्या आप ये बॉटल पास कर सकते हो? अब ये बताओ, क्या टीचर पास नहीं कर सकता बॉटल? क्या सक्षम नहीं? बिल्कुल कर सकता है, उसके हाथ पैर अगर सलामत है तो कर सकता है। लेकिन अब बात उसकी विल के ऊपर है। और कृपया लगा देने का मतलब यह है कि अब हम बात उसकी कैपेबिलिटी की नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उसकी विल की, इच्छा की, वो करता है कि नहीं करता है। तो इसी वजह से हम लोग यहां पर कैन की जगह पर कुड का यूज करते हैं। कुड यू प्लीज पास दैट बॉटल सर, है ना, कि कृपया करके क्या आप वो बॉटल मुझे पास कर सकते हो, दे सकते हो। तो अब उम्मीद है कि आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। अगर यहां पे कृपया ना लगा होता, से कृपया हटा देते कि क्या क्या कृपया करके पूरा हटाओ। अगर कह देता क्या आप मेरी मदद कर, मेरी बात मान सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि कैन यू फॉलो मी। कुड यू फॉलो लगाने की जरूरत तब ना पड़ती। तो उम्मीद है बच्चों कि यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अभी एक्सरसाइज हमारे पास और भी है, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहां पर मे माइट लगाते हैं, कहां पर हम लोग विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज करते हैं, कहां पे नीड, डेयर का यूज करते हैं, और कहां पे शुड वगैरह का यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा डे 3। तब तक के लिए आप बोलते रहिए और लोगों से सुनते भी रहिए, और जहां पर भी आए कन्वर्सेशन, जहां पर भी आपको मौका मिले, जरूर ये मौका जो है मिस ना करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।